नमस्कार। मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी शिक्षिका, और एक बार फिर से मैं नया रास्ता उपन्यास के साथ हाजिर हूँ, जो कि सुषमा अग्रवाल द्वारा रचित है और ये कक्षा नवम और दसम में पढ़ाई जाती है आईसीएसई बोर्ड के। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि मीनू अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। उसके 2 साल की परीक्षाएं हो चुकी है, वकालत के अंतिम साल में वो है और बहुत ज़ोर शोर से पढ़ाई कर रही है। उसकी सहेली नीलिमा भी उसी शहर में है अपने पति के साथ, जिससे उसका कभी कभी मिलना होता रहता है। और वहीं उसे पता चलता है कि अमित जो है उसकी शादी टूट गई है और वो अभी भी मीनू से ही शादी करना चाहता है। पहले भी ऐसा ही चाहता था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से या माता पिता के विरुद्ध ना बोल पाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया था। ये सब सुनकर उसके प्रति मीनू के हृदय की घृणा खत्म हो चुकी होती है। अब आगे देखते हैं। अब जब से अमित का रिश्ता टूटा था, तभी से माया राम जी के घर में उदासी छा गई थी। अमित की माँ तो यह सपना संजोए बैठी थी कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी। उनकी बेटी का अधिकतर समय तो कॉलेज में और पढ़ाई में ही लगता था। इसके अतिरिक्त और भी न जाने क्या क्या अरमान थे उनके। तो अमित का रिश्ता टूट गया था और उस वजह से घर में उदासी छाई हुई थी। 2 साल बीत जाने के बाद भी अमित ने शादी नहीं की थी। तो माँ जो थी उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी थी कि बहू आएगी तो उनका अकेलापन दूर हो जाएगा, घर में कोई तो रहेगा, क्योंकि बेटा और पति तो काम पे चले जाते हैं, बेटी भी कॉलेज आदि में व्यस्त रहती थी। लेकिन उनके अरमान जो थे, उनकी चाहत जो थी, जो उनके शौक जो थे, वो पूरे नहीं हो पाए हैं। अतिरिक्त का मतलब अलावा। माया राम जी और अमित तो सुबह अपनी फैक्ट्री चले जाते, मधु अपने कॉलेज चली जाती। अकेलेपन में उन्हें बहू की कमी विशेष रूप से अखरती थी। अखरना मतलब खलना, महसूस होना। कितनी ही बार उन्होंने अमित को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित चुपचाप उनकी बातें सुनकर इधर उधर हो जाता। उनकी बातों का सही ढंग से उत्तर नहीं देता था। वो बार बार चाहती थी और कहती थी अमित को कि शादी कर ले, लेकिन अमित उनकी बात का कोई जवाब ही नहीं देता था। हाँ या ना कुछ कहता ही नहीं था, बस चुपचाप वहां से टहल लेता था, वहां से टल जाता था। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। अमित व उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे। मधु कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, तभी पोस्टमैन ने घंटी बजाई। मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, इसलिए माताजी ने ही दरवाजा खोला। पोस्टमैन ने एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गए। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। कितनी प्रसन्न थी आज वो। उनको अपने भाई के पास गए हुए कई वर्ष हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे शादी में जाएंगी, तब कुछ दिनों के लिए वहां रुकेंगी। यानी कि सुबह सुबह जब घर में और कोई नहीं था, वो और मधु ही थी, और मधु अपने कॉलेज की तैयारी कर रही थी, तभी एक लिफाफा आया और उसमें उन्होंने देखा कि उनके भतीजे यानी कि अमित के माँ के भाई के बेटे की शादी का कार्ड था। और वो बहुत खुश हो जाती हैं कि अपने भाई से मिलने वो जा पाएंगी। तभी कॉलेज के लिए तैयारी करते हुए मधु ने पूछा, मम्मी जी किसका पत्र आया है? माँ प्रसन्नता पूर्वक बोली, पत्र नहीं, कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया की शादी है, शनिवार की शादी है और रविवार को प्रीति भोज है। पर मम्मी मैं तो वहां जा ही नहीं पाऊंगी, मेरी तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। मधु कुछ उदास सी होकर बोली। वो भी अपने मामा और मेरे भाई बहनों से मिलने जाना चाहती थी, शादी में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। इस वजह से वो उदास होकर कहती कि मैं नहीं जा पाऊंगी। यदि तुम्हारी परीक्षा होगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी? उसकी माँ ने कहा। नहीं मम्मी, आप तो चली ही जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी। परीक्षा होने के कारण मेरा तो जाना संभव नहीं हो सकेगा। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी में जरूर जाऊंगी। मामा जी के पास गए हुए कई वर्ष हो गए हैं। अच्छा मम्मी, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। यह कहकर मधु बैग हाथ में लिए कॉलेज के लिए चल देती है। मधु अपनी माँ को कहती है कि मेरी फिक्र मत करो तुम, लेकिन चले ही जाना। मैं हालांकि चाहती थी कि दीपक भैया की शादी में शामिल हूँ, बरसों से ये इंतजार कर रही थी, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि परीक्षा है। और ये कहकर वो कॉलेज चली जाती है। माँ इस बात को सोचकर ही बेचैन थी कि वे दीपक की शादी में जा पाएंगी या नहीं। बहुत अरमान थे कि वो अपने भतीजे की शादी देखे, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन बन गया था कि उन्हें लग रहा था पता नहीं वो जा भी पाएंगी या नहीं।
जैसे ही घड़ी में टक टक की आवाज हुई, उनका ध्यान घड़ी की ओर गया। घड़ी में दोपहर का 1 बज गया था। दोपहर के भोजन के लिए अमित का घर आने का समय हो गया था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अमित ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया और मेज पर रखा कार्ड देखा तो माँ से बोला, मम्मी आज यह कार्ड कहाँ से आया है? और अमित दोपहर के खाना खाने के लिए घर आता है और वो कार्ड देखकर मम्मी से पूछता है कि ये कहाँ का कार्ड है। इसी शनिवार को दीपक की शादी है, उसका ही कार्ड आया है। दीपक की शादी है? अच्छा, कब की है उसकी शादी? तू ही कार्ड पढ़कर देख लेना। माँ बेटे आपस में बात करते हैं कि शादी कब की है, कार्ड पढ़कर देख लो। अमित ने कार्ड पढ़कर मेज पर रख दिया। इतने में माँ रसोई घर में उसके लिए खाना लेने चली गई। अमित माँ के पीछे पीछे रसोई घर तक पहुंचा और उनसे बोला, मम्मी आज बहुत तेज भूख लगी है। अमित अपनी माँ के साथ ही रसोई में जाता है और कहता है कि मुझे आज बहुत भूख लगी है, तेरा खाना लेने ही तो मैं आई हूँ बेटे, माँ बड़े प्यार से कहती है। अमित मेज पर बैठा खाना खाने लगा। माँ भी उसके पास बैठ गई। बैठे बैठे वह न जाने किन विचारों में खो गई और एकटक अमित की ओर देखती रही। वो अमित के बारे में ही सोच रही थी और उसे देख रही थी। जब अमित ने महसूस किया कि माँ एकटक उसी की ओर निहारे जा रही है तो उससे रहा न गया। वह उनसे पूछ ही बैठा, मम्मी आप क्या देख रही हैं? निहारना मतलब एकटक किसी की तरफ बड़े प्यार से देखना। बच्चों, देखना घूरने को भी कहते हैं, निहारने को भी कहते हैं, ताकने को भी कहते हैं, झांकने को भी कहते हैं, लेकिन सबके भाव अलग होते हैं। निहारना मतलब प्यार से देखना, घूरना मतलब गुस्से से या आश्चर्य से देखना। इस तरह से झांकना मतलब बस किसी कोने से देख लेना और तुरंत हट जाना। इस तरह से देखने का भाव जो है उसके अनुसार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अमित ने जब महसूस किया कि माँ उसे ही देख रही है तो वो पूछता है कि आखिर आप क्या देख रही हैं इस तरह? यह सुनकर उनकी तल्लीनता भंग हो गई और चौंक कर बोली, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। भंग होना मतलब टूट जाना। तो उनका जो ध्यान था, वो एकदम ध्यान से जो सोच रही थी, लगा करके बैठी हुई थी, वो टूट गया और वो बोली, कुछ नहीं बेटे। कुछ तो है मम्मी, आप इस तरह लगातार क्या देख रही हैं मेरे चेहरे पर? अमित ने पूछा। बेटे, मैं यह सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। यह कहते कहते माँ काफी उदास हो गई। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं मम्मी? इसमें परेशानी की क्या बात है? अमित ने अपने गले का गस्सा सटकते हुए कहा। मतलब जब माँ ये कहती है कि तुमसे 2 साल छोटा दीपक है, उसकी शादी होने वाली है और तुम अभी तक कुंवारे हो, ये सब सोचकर वो थोड़ी सी उदास हो गई। तो वो समझाता है कि इसमें परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है। और गस्सा या ग्रास मतलब जो कौर उसने मुंह में डाला हुआ था, उसे अंदर सटकते हुए, गले से अंदर भेजते हुए वो अपनी माँ को सांत्वना देता है, समझाने की कोशिश करता है। बेटे, धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा है कि तुम अब शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो? ऐसी क्या बात है बेटे, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? माँ आज पूछना चाहती है कि आखिर बात क्या है, वो शादी क्यों नहीं कर रहा है? अगर टूट भी गई शादी तो टूट गई। मम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, परंतु अभी यह विचार छोड़ दिया है। अमित बेटे, मधु भी अब शादी के योग्य हो गई है, उसकी भी अब शादी करना चाहती हूँ, परंतु मैं यह चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि तुम आयु में भी मधु से 7 वर्ष बड़े हो। और दूसरी बात यह कि मधु की शादी में भी मैं सब काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। बहू घर में होगी तो काफी काम कर लेगी, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ कहती है कि तुम्हें शादी कर लेना चाहिए क्योंकि मधु की भी शादी होगी। 2 वजह है जिसकी वजह से तुम्हें पहले शादी कर लेनी चाहिए, पहले कि तुम बड़े हो उससे। दूसरी वजह ये है कि अब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी पत्नी मधु की शादी में मेरी बहुत सहायता कर सकेगी। अभी आप पहले मधु की शादी कर दीजिए, मेरे चक्कर में उसकी शादी क्यों रोकती हैं? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं, अमित ने दृढ़तापूर्वक कहा। दृढ़तापूर्वक मतलब पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कहा, कठोरता से कहा कि पहले आप मधु की शादी कीजिए, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। तुम्हारा शादी का इरादा क्यों नहीं है, मैं यही तो जानना चाहती हूँ। देख बेटा, अब मुझे दीपक की शादी में कानपुर जाना है, उन दिनों मधु की परीक्षा भी चल रही होगी। अब तुम ही बताओ कि उसे मैं किसके पास छोड़कर जाऊंगी। मधु ने अभी जो हाल में उनके पास तकलीफ है उसके बारे में भी कहा कि देखो, ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें परिवार के लोग काम आते हैं। अभी मधु को मैं किसके सहारे छोड़ के जाऊं?
इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आप इस बात की अभी से क्यों चिंता करती हैं? यह कहकर अमित अपने काम पर चला गया। समस्या यानी मुसीबत और समाधान यानी हल। इस मुसीबत का, इस परेशानी का भी हल जल्दी ही निकल आएगा। तो आप चिंता ना करें और आप वहां पे जरूर जाएं। माँ अमित के इस व्यवहार से विस्मित सी खड़ी रह गई। उसके व्यवहार में यह परिवर्तन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अमित पहले तो कभी भी उनकी बात को इस तरह नहीं टालता था, परंतु अब उसे क्या हो गया है? अचानक उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे? उसके व्यवहार को, उसके बिहेव को देखकर माँ विस्मित यानी आश्चर्यचकित हो जाती है। जो अमित अपनी शादी के लिए विरोध नहीं कर पाया, वो अमित अब अपनी माँ की बात को टाल देता है। तो माँ को का परेशान होना लाजमी है। वो ये सोचती है कि अचानक से इतना परिवर्तन उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में कैसे आ गया। उसके इस परिवर्तित व्यवहार से उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। कहीं अमित ने शादी का विचार तो नहीं त्याग दिया, या फिर हो सकता है कि उसने कोई लड़की पसंद कर ली हो। अब माँ सोचने लगती है उसके व्यवहार के बदलाव के बारे में कि क्या अमित ने शादी का विचार बिल्कुल छोड़ ही दिया, वो शादी करेगा ही नहीं, या उसने कोई लड़की पसंद कर ली है। अलग अलग संभावनाएं वो देखने लगती है इस बात में। वे अपनी इसी विचारधारा में तल्लीन थी कि अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना वे सुरेंद्र से जाकर अमित के बारे में बात करें। सुरेंद्र तो अमित का घनिष्ठ मित्र है, शायद वही अमित के विचारों से अवगत हो। इस समय घर में अकेली होने के कारण उनका सुरेंद्र के घर जाना संभव न था, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे 1-2 दिन में उसके घर अवश्य जाएगी। और माँ ने सोचा कि उसकी बात नहीं मान रहा है और ना ही अपने मन की बात वो अपनी माँ या पिता को बता पा रहा है अमित, लेकिन अपने मित्र को उसने जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा, या मित्र जरूर इस बारे में पूछ सकता है। तो वो सुरेंद्र से मिलना चाहती है क्योंकि वो बहुत घनिष्ठ मित्र है, बहुत आत्मीय संबंध है उन दोनों का। तो उनसे मिलकर वो इस बारे में पूछेगी, उन्होंने यही तय किया। अब 20वां अध्याय शुरू करते हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए मीनू ने कठिन परिश्रम किया। पूरे वर्ष लगन व उत्साह पूर्वक उसने पढ़ाई की। वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर बहुत अच्छे हो गए थे। आज उसका अंतिम पेपर था और मीनू अपनी आखिरी सीढ़ी पर भी चढ़ चुकी थी। बहुत मेहनत से, बहुत लगन से और उत्साह के साथ उसने अपनी परीक्षा की तैयारी की थी और आखिरी पेपर आज उसका था। सारे पेपर उसके बहुत अच्छे हुए थे। अंतिम पेपर देने के बाद जब मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर आई तो उसे लगा कि मानो आज वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आज जो उसने जिम्मेदारी ली थी पढ़ाई करने की, जो उसने तय किया था, उस जगह पे वो पहुंच चुकी थी। उसकी परीक्षा खत्म हो चुकी थी। अब बस सफलता उसके पास पहुंच ही चुकी थी। तो इसलिए उसे लग रहा था कि अब वो स्वतंत्र है। अब वह परतंत्र पक्षी की तरह पिंजरे में बंद होकर नहीं रहेगी, वरन स्वतंत्र पक्षी की तरह खुले गगन में विहार कर सकेगी। परतंत्र का मतलब होता है गुलाम, ये स्वतंत्र का विलोम शब्द है। तो वो सोचती है कि अब वो आज़ाद हो गई है इस पढ़ाई और इस घर में बंद होकर एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने की गुलामी से वो आज़ाद हो गई है। तो अब उसे पिंजरे में बंद होकर रहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो समाज के किसी बंधन में बंधने वाली रह गई है अब, बल्कि वो स्वतंत्र पक्षी की तरह खुले गगन में, खुले आकाश में विहार कर सकेगी, यानी घूम सकेगी, उड़ सकेगी। समाज की जो सारी बंदिशें थी, सारी दकियानूसी सोच थी, उससे वो आगे निकल चुकी है। आज उसकी सभी सखियों का अंतिम पेपर था, इसलिए सभी प्रसन्न नजर आ रही थी। यद्यपि रात दिन जागने के कारण सभी थके हुए थे, परंतु थकान भरे चेहरों पर भी प्रसन्नता की झलक थी। हालांकि सब लोगों ने परीक्षा में बहुत मेहनत किया था तो थकान हो गई थी, लेकिन फिर भी खुश थी क्योंकि फाइनल ईयर की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। आज उनके सर से एक बोझ उतर गया था। आप लोग भी इस बोझ को जरूर जानते होंगे कि इसका उतरना कितना आसान करता है मन को। मीनू परीक्षा कक्ष के बाहर खड़ी अपनी सखी माया की प्रतीक्षा कर रही थी कि इतने में सामने वाले कक्ष से वह आती दिखाई दी। माया के चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। स्पष्ट मतलब साफ साफ,
दृष्टिगोचर मतलब नजर आ रहे थे। मीनू का हाथ पकड़ते हुए माया आगे चल दी और मीनू से बोली, मीनू पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए हैं, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। और आज शाम का प्रोग्राम उन लोगों का बन जाता है कि बहुत पढ़ाई कर ली, आज आज़ादी मिली है तो चलकर एक पिक्चर देखी जाए। पिक्चर? वैसे मैं सोच रही थी कि आज नीलिमा के पास चली जाती। अरे नीलिमा के पास कल चली जाना, आज पिक्चर चलते हैं, माया ने जिद किया। ठीक है, आज पिक्चर ही चलते हैं, बहुत दिनों से कोई पिक्चर देखी भी नहीं। और मीनू मान जाती है। मीनू ने माया की बात का समर्थन करते हुए कहा, मीनू तुम अपने घर मीरापुर कब वापस जा रही हो? माया ने पूछा। 2 दिन बाद, मीनू ने उत्तर दिया। माया, मैंने अपनी माँ को पत्र में लिख दिया था कि मैं परीक्षा समाप्त होने के 2 दिन बाद मीरापुर आऊंगी, क्योंकि एक दिन नीलिमा के पास मिलने जाना है और दूसरे दिन घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। तो मीनू ने बताया कि मैंने अपनी माँ को बता दिया है कि 2 दिन बाद मैं आऊंगी। वजह है कि नीलिमा से भी मिलना है और कुछ सामान भी खरीदना है, कुछ खरीदारी भी करनी है। अच्छा है मीनू, हम 2 दिन और साथ रह सकेंगे, फिर तो हम अलग अलग हो ही जाएंगे, न जाने फिर कब मिलना होगा। यह कहते हुए माया के चेहरे पर उदासी का भाव उभर आया। यहाँ पर एक आकार होना चाहिए। माया अपनी सहेली से अलग होने को लेकर थोड़ा सा उदास हो जाती है और कहती है कि पता नहीं अब फिर हम लोग कब मिलेंगे, 2 दिन और साथ रह सकें तो अच्छी बात है। बातें करते करते हुए अपने हॉस्टल के कमरे तक आ पहुंची। उन्होंने निश्चय किया कि पिक्चर 3 बजे वाले शो में ही देखी जानी चाहिए, जिससे कि हॉस्टल लौटने में रात्रि ना हो जाए। वो ज़्यादा रात में हॉस्टल नहीं लौटना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 3 बजे के शो में ही जाने का विचार किया। दोनों ही रात्रि में जागी हुई थी। पिछली रात तो सारी रात ही बैठकर पढ़ी थी। कमरे में जाकर जैसे हुए पलंग पर बैठी तो उनका दिल हुआ कि वे कुछ समय के लिए सो जाएं। आंखों में नींद भर रही थी, थकान के कारण बदन टूट रहा था बहुत ज्यादा। दोनों थकी हुई थी। पलंग पर लेटते ही उनका मन किया कि वो सो जाए। मीनू को पलंग पर लेटते ही थोड़ी सी झपकी लगी तो माया ने उसे यह कहकर उठा दिया, मीनू पिक्चर का समय हो रहा है, उठकर तैयार हो जाओ। और जैसे ही मीनू सोने लगी माया ने उसे जगा दिया। लेटने से शरीर में और भारीपन आ गया था। थकान जब हो तो लगातार चलते रहे, ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आराम मिलता है और आराम करने की इच्छा होती है। तो वही थोड़ा सा भारीपन और महसूस होने लगा था और आराम करने की इच्छा बढ़ गई थी। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वह बिस्तर से उठे, परंतु माया के आग्रह पर उसे उठना ही पड़ा। दोनों तैयार होकर पिक्चर देखने चल दी। सिनेमा घर में उन्होंने देखा कि उनके कुछ और सहपाठी भी पिक्चर देखने आए थे। आज सभी अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहे थे। सब अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे थे। सबको लग रहा था पढ़ाई की मुश्किलों से आज़ादी मिल गई है, साथ ही साथ अपने लक्ष्य को पाने की भी खुशी नजर आ रही थी। पिक्चर समाप्त होने पर उन दोनों ने विचार किया कि आज खाना भी बाहर किसी होटल में ही खाना चाहिए। हॉस्टल के भोजनालय में तो रोज ही खाते हैं। भोजनालय मतलब भोजन जोड़ आलय, जहाँ खाना बनता हो। तो हॉस्टल के मेस में या कैफेटेरिया में वो लोग रोज खाते थे, तो आज उन लोगों ने बाहर होटल में खाने का प्लान किया। उन दोनों ने एक होटल में रात्रि का भोजन लिया, बाद में अपने हॉस्टल की ओर चल दी। अब वे दोनों प्रसन्न थी कि उन्हें वापस अपने कमरे में पहुंचने पर पढ़ाई नहीं करनी है। आज वे आराम की नींद सोएंगी। और जब वो दोनों घर जा रही थी तो उनके दिल में बस एक ही बात उठ रही थी कि आज डेली की रूटीन जो 3 साल से लगातार चल रहा था, उसके अनुसार उन लोगों को बैठ के अब पढ़ाई नहीं करना, बल्कि दोनों आराम से सो सकेंगी। जैसे ही मीनू ने अपने कमरे का ताला खोलने के लिए अपने पर्स से ताली निकाली, ताली अर्थात चाबी, सामने से नीलिमा व सुरेंद्र जी आते दिखाई दिए। नीलिमा को देखकर मीनू के चेहरे पर प्रसन्नता बिखर गई। मीनू ने नीलिमा को कुर्सी पर बिठाया और बोली, नीलिमा आज तुम्हारे घर आने की सोच रही थी, परंतु आज हमारा पिक्चर का प्रोग्राम बन गया। अब मैं कल जरूर आती तुम्हारे घर। मीनू बताती है कि मैं तुम्हारे घर आने ही वाली थी कल, और आज भी आती, लेकिन पिक्चर चली गई इसलिए नहीं आ पाई। मीनू, मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ गई होती, परंतु इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे आने पर तुम्हारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता। वैसे मैं यहाँ बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। विघ्न मतलब बाधा। नीलिमा बताती है कि मैं पहले ही आती पर नहीं आई क्योंकि मुझे पता था कि मेरे आने से तुम्हारी पढ़ाई में बाधा पड़ेगा, और मैं यहाँ बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ तुम्हारे वापस आने का। सुरेंद्र जी को कुछ उदास देखकर मीनू से न रहा गया और नीलिमा से पूछ ही बैठी, नीलिमा आज तुम लोग कुछ उदास लग रहे हो, बात क्या है? स्वास्थ्य तो ठीक है ना सबका?
नीलिमा से पूछती है कि आखिर तुम लोग उदास क्यों हो। मीनू उन दोनों को ऐसा देखकर रुक नहीं पाती है। यह सुनकर नीलिमा की उदासी कुछ और बढ़ गई। वो उदास स्वर में बोली, मीनू 3 दिन पहले अमित की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस समय अमित की हालत बहुत नाजुक है, यानी कि उसकी हालत बहुत खराब है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। यह बात सुनकर मीनू चौंकी और बोली, क्यों, कैसे हो गया एक्सीडेंट? कार के ब्रेक फेल हो गए थे, कार पेड़ से जा टकराई। नीलिमा ने एक्सीडेंट की वजह बताई। कहाँ कहाँ चोट आई है? हाथ पैरों की हड्डियां तो चकनाचूर हो गई है और भी पूरे शरीर पर भी चोट लगी है। बताती है कि उसके हाथ पैर की हड्डियां बहुत ज़्यादा, चकनाचूर होना मतलब बहुत जगह से टूट गए हैं और पूरे शरीर पर ही चोट लगी है। नीलिमा की यह बात सुनकर मीनू उदास हो गई। तभी नीलिमा बोल पड़ी, मीनू, अमित भैया तुम्हें याद कर रहे थे, यदि तुम उचित समझो तो थोड़ी देर के लिए उनसे मिलाना। कौन से अस्पताल में है? मीनू ने पूछा। मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। और नीलिमा ने बताया कि मीनू से मिलना चाहते हैं वो। चाहो, अगर तुम्हें सही लगे तो उनसे जाकर मिल लेना। मीनू ने उनके हॉस्पिटल के बारे में पूछ लिया। ठीक है, कल सुबह मैं जाकर मिल आऊंगी, मीनू ने कुछ सोचते हुए कहा। कुछ समय बाद नीलिमा व उसके पति चले गए। माया पहले ही पूरी रात जागने के कारण थक कर सो गई थी। उन दोनों के जाने के बाद मीनू ने भी कोशिश की कि वह भी सो जाए, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। जो मीनू तब से सोना चाह रही थी कि कब वो बिस्तर पे जाए और सो जाए, उसे अब नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में अमित और उसका एक्सीडेंट घूम रहा था। 4 महीने पहले तक मीनू के हृदय में अमित के लिए घृणा ही घृणा थी, परंतु अब उसे न जाने क्या हो गया था। उसके हृदय के एक कोने में अमित के लिए कुछ स्नेह भाव उत्पन्न हो गया था। तभी तो अमित के एक्सीडेंट के बारे में जानकर उसका दिल बेचैन हो गया। जो मीनू पहले उससे घृणा करती थी, वो कुछ ऐसा हुआ कि अब अचानक से अमित के लिए उसके मन में स्नेह भाव, प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया था। इसलिए उसे इतनी बेचैनी महसूस हो रही थी उसके एक्सीडेंट के बारे में सुनकर। जैसे ही मीनू सोने की कोशिश करती, उसकी आंखों के सामने अमित का वह चेहरा घूम जाता जो उससे कुछ कहने के लिए बेचैन था। उसके वे नेत्र जो अपनी मूक भाषा में कहना चाहते थे कि वो निर्दोष है। और मीनू को अब अमित का चेहरा बार बार याद आ रहा है कि कैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था हर बार, चाहे वो जब नीलिमा की शादी में मिला था तब, या जब वो दुकान पे मिले थे तब, या नीलिमा के घर में। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन मीनू ने उसे मौका ही नहीं दिया था। तो उसकी वो आंखें जो वो कुछ कहना चाहता था कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी गलती नहीं थी ये शादी टूटने में, वो आंखें मीनू को बार बार याद आने लगती हैं। रात भर मीनू इसी तरह बेचैनी में करवटें बदलती रही। कभी झपकी लग जाती तो कभी चौंक कर आंखें खुलती और उसके सामने अमित का वही चेहरा घूम जाता। तो वो रात भर यही सोचती रही और बेचैनी में सो भी नहीं पाई। कभी झपकी लग जाती, यानी नींद आ भी जाती, तो फिर तुरंत नींद खुल जाती और वो अमित के बारे में ही फिर सोचने लगती। प्रातः होते ही वह तैयार होकर अमित से मिलने चली गई। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसे पता चला कि 10 बजे से पहले मरीजों से मिलना वर्जित है। वर्जित है मतलब मना है। तभी उसकी नज़र अपनी कलाई घड़ी पर गई। उस समय 9 ही बजे थे। 10 बजे से पहले वो मरीज से मिल नहीं सकती थी और अभी 9 ही बजे थे। कलाई घड़ी मतलब, कलाई का मतलब होता है रिस्ट, तो कलाई घड़ी का मतलब समझ ही गए होंगे, रिस्ट वॉच। 1 घंटे का समय कहाँ व्यतीत करे, व्यतीत मतलब बिताए। तो वो सोच समझ नहीं पा रही थी कि 1 घंटे का समय उसे कहाँ बिताना चाहिए। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने एक पत्रिका खरीदी और पास में पड़ी एक बेंच पर बैठकर पढ़ने लगी। हर 10 मिनट के बाद उसकी नज़र घड़ी पर चली जाती। एक एक पल काटना कठिन हो रहा था। एक एक पल काटना कठिन होने का मतलब है इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। मिलने के लिए बेचैनी बढ़ते जा रही थी। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, मीनू वहां से उठ खड़ी हुई और अमित के कमरे की ओर चल दी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। उस समय अमित अकेला पलंग पर लेटा था। मीनू को देखकर अमित के उदास मुरझाए चेहरे पर प्रसन्नता की एक लहर दिखाई पड़ी। मीनू पास में पड़े स्टूल पर बैठ गई। कुछ क्षण तक वह चुपचाप बैठी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से बात करनी शुरू करे। तभी मीनू के मुंह से ये शब्द निकले, अब आपकी तबीयत कैसी है। मीनू समझ नहीं पा रही थी कि बात शुरू कैसे करनी है, क्योंकि उसने कभी बात नहीं की थी उनसे। तो फिर भी उसने बाद में पूछा तबीयत के बारे में। ठीक नहीं है, अमित ने बहुत दबी आवाज में कहा।
यह सब कैसे हो गया? मीनू ने पूछा। मैंने जो पाप किए थे उनका फल मिलना है मुझे? यह कैसी बात करते हैं आप? मीनू ने अमित को चुप कराते हुए कहा। अमित के मन में यह एहसास है कि उससे गलती हुई, उससे अपराध हुआ है और वो उसका पश्चाताप कर रहा है। तो वो कहता है कि मैंने पाप किए हैं, उसी का फल मुझे मिला है। नहीं मीनू, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो अपनी नासमझी के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया। मीनू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत घृणा है। मैंने कई बार कोशिश की कि तुमसे सारी बातें स्पष्ट कर दूं, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा मौका ही कहाँ मिला। अमित कहता है कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी फीलिंग्स को चोट पहुंचाई है अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, गलतियों की वजह से। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे नफरत है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं चाहता था कि सब बात तुम्हें बताऊं, लेकिन कभी बता नहीं पाया, दुर्भाग्यवश मेरी अपनी खराब किस्मत की वजह से। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। मीनू उसे चुप कराने की कोशिश करती, परंतु अमित जैसे उसे सब कुछ बताने के लिए बेचैन था। जो अमित इतने दिन से उसे बताना चाह रहा था, वो उसे लग रहा था कि मैं अभी ही सब कुछ बोल दूं, लेकिन मीनू उसकी तबीयत को देखते हुए उसे चुप कराना चाह रही थी। नहीं मीनू, आज मुझे बहुत दिनों बाद तुमसे बातें करने का अवसर मिला है। न जाने फिर कभी ऐसा अवसर मिले न मिले, इसलिए मैं अपने दिल की सारी बातें आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ। मीनू, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम ही मेरे अरमानों की मंजिल हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहता था, परंतु वापस मेरठ आने पर परिस्थितियों ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि मैं एक ऐसे भंवर में फंस गया जिससे आज तक नहीं निकल पाया हूँ। अमित कहता है कि जब मैं तुम्हें देख कर आया था तो मैं समझ गया था कि तुम ही मेरे अरमानों की मंजिल हो, यानी मेरी चाहतों की मंजिल हो, यानी तुम्हें ही पाना मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन जब मैं वापस मेरठ आया तो एक ऐसे भंवर में फंस गया। यानी भंवर का मतलब होता है बच्चों, जो समुद्र में एक गोल सा चक्रव्यूह उठता है और वो चक्कर काटता ही रह जाता है, उसमें जो चीज़ भी फंस जाए वो निकल नहीं पाता, उसी को भंवर कहते हैं। तो वो कहता है कि मैं एक ऐसे भंवर में फंस गया था, ऐसी मुश्किल में फंस गया था कि आज तक उससे नहीं निकल पाया हूँ। जब तुम्हें देखकर हम घर पहुंचे तो देखा कि मेरठ के एक बहुत प्रतिष्ठित व धनी व्यक्ति अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि उस लड़की से मेरी शादी हो, परंतु मैं अपने माता पिता के सामने बोल न सका। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। और अमित अभी सारी बातें, सारी परिस्थितियां मीनू को बता रहा है कि शादी क्यों टूट गई थी। उसके साथ मेरा रिश्ता तो हो गया था, परंतु शादी ना हो सकी। ईश्वर ने इसमें भी कुछ भलाई ही की थी। जब से रिश्ता टूटा है मैंने कोई और लड़की देखने का प्रयास ही नहीं किया, यद्यपि मेरे माता पिता इस बात से बहुत दुखी हैं। अमित कहता है कि शायद इसमें कुछ अच्छा ही लिखा था भगवान ने, जिसकी वजह से उससे भी शादी टूट गई। और शादी टूटने के बाद मैंने दोबारा किसी और लड़की को देखा नहीं, शादी करने का प्रयास नहीं किया। हालांकि मेरे माता पिता इस बात से दुखी हैं, परेशान हैं। एक बार मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी मान लिया था, इसलिए आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। नीलिमा भाभी से मुझे पता चला कि तुमने इस रिश्ते की नामंजूरी से दुखी होकर वकालत पढ़ने का व अपने पांव पर खड़े होने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छूटे, इसलिए मैंने अभी तक तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं किया था। आज जब तुम वकालत पूरी कर चुकी हो, तुमसे कुछ कहने का समय आया था, परंतु अब विधाता ने मुझे तुम्हारे योग्य नहीं छोड़ा। अमित कहता है कि मैं अभी तक ये बात नहीं कह पाया तुमसे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम पढ़ाई कर रही थी, मैं उसमें बाधा नहीं डालना चाहता था। और आज जब मौका मिला, तुम अपनी वकालत पूरी कर चुकी, मैं तुम्हें कह सकता था कि मुझसे शादी कर लो, तो विधाता ने यानी भगवान ने मुझे इस लायक ही नहीं छोड़ा, इस योग्य ही नहीं छोड़ा कि मैं तुमसे कुछ कहूँ, क्योंकि मैं अपंग हो चुका हूँ, मेरी हड्डियां टूट चुकी हैं, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा भी या नहीं। अमित को रोता देखकर वह उसकी बातों से भाव विभोर होकर मीनू के नेत्रों में भी आंसू आ गए। भाव विभोर मतलब उसकी बातों से पिघल कर, उसकी फीलिंग से खुद में भी वो भावुकता पैदा हो गई थी, उसकी वजह से उसके भी आंखों में आंसू आ गए। अमित ने अपने ऊपर नियंत्रण रखकर फिर बोलना शुरू किया। मीनू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि एक बार मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं, जिससे तुम मेरे अपराध को क्षमा कर सको। वैसे मेरे अपराध की सजा मुझे ईश्वर ने दे दी है, अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे क्षमा कर दो। यह बात करते करते अमित के नेत्रों में जल उमड़ पड़ा। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, खैर मुझे भगवान ने उसकी सजा दे दी है, अब बस आशा है कि तुम मुझे माफ कर दो।
अमित के नेत्रों में आंसू देखकर मीनू का दिल भी भर आया। दिल भर आना मतलब उसको भी रोना आने लगा। वह भाव विभोर होकर बोली, भावुक होकर बोली, अमित, भाग्य ने हमारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। और जहाँ तक क्षमा करने की बात है, जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया तो क्षमा किस बात की। वो कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे भाग्य की, मेरी किस्मत की बात है, और जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो मैं तुम्हें क्षमा किस बात के लिए करूं। मीनू, मैं इस समय मृत्यु सैया पर पड़ा हूं, न जाने कितने दिन की जिंदगी और है, परंतु जब तक मुझे क्षमा नहीं करोगी तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। अमित को अपने जीने की आशा नहीं है, इसलिए वो कहता है कि मुझे क्षमा कर दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। ये शब्द मीनू के हृदय को बेचैन कर गए। वो बोली, नहीं अमित, ऐसा ना कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ईश्वर की कृपा से तुम ठीक हो जाओगे। मीनू के हृदय को बेचैन कर गए क्योंकि मीनू के हृदय में भी अमित के लिए कुछ प्रेम का भाव उत्पन्न हो चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु की बात सुनकर वो बेचैनी महसूस करने लगी। तभी अमित ने गहरी सांस ली और उदास स्वर में बोला, यदि मैं ठीक हो भी जाऊंगा तो भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकूंगा। देखो, दोनों हाथों और दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ा है, हाथों और पैरों की हड्डियां चूर चूर हो गई है। इस दशा में मैं पूरी तरह स्वस्थ हो सकता हूँ? और अमित कहता है कि अगर मैं जी भी गया तो मैं पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, मेरा हाथ पैर पूरी तरह से टूट चुके हैं, शायद ही मैं स्वस्थ हो सकूं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। तभी अमित की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। मीनू को उन्होंने 3 वर्ष बाद देखा था, इसलिए वह पूरी तरह पहचान न सकी। उन्हें आभास हो रहा था कि वह उस लड़की को पहले भी कहीं देख चुकी हैं। अमित की माँ को यह एहसास हो रहा था कि इस लड़की को मैंने पहले कहीं देखा है, पर उन्हें याद नहीं आ रहा था क्योंकि 3 वर्ष पहले, और वो भी बहुत थोड़े समय के लिए, उन्होंने मीनू को देखा था। तभी मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और अमित ने मीनू का यह कहते हुए परिचय कराया, मम्मी, यह मीरापुर वाली मीनू है। अच्छा मीनू, माँ ने उसे पहचानते हुए कहा, बेटी, आजकल क्या तुम मेरठ में ही रह रही हो? हाँ आंटी, मैं यहाँ वकालत पढ़ रही हूँ, वैसे अब तीसरे वर्ष की परीक्षा दे चुकी हूँ, परीक्षा फल आना रह गया है। और अमित की माँ के पूछने पर मीनू बताती है कि मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। बेटी, मेरे अमित पर तो न जाने कौन सी घड़ी आई है जो उसकी यह हालत हो गई है। यह कहते कहते उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आंटी, आप चिंता न करें, अमित बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह कहकर मीनू अपने स्टूल से उठ गई। अमित को इस हालत में देखकर मीनू के हृदय में उसके प्रति प्यार और दया की भावना उमड़ पड़ी। मीनू अमित को लाचार देखकर और भी ज्यादा उसके प्रति लगाव महसूस करती है। उसका मन हुआ कि काश वह कुछ समय अमित के पास रहकर उसकी सेवा कर सकती। आज मीनू को आभास हो रहा था कि अमित का और उसका ना जाने कितना पुराना रिश्ता है, परंतु क्या उसका यहाँ रहना उचित होगा इस समय? अनेक विचार उसके मस्तिष्क में घूमने लगे। अंत में उसने चलने का ही निर्णय लिया। मीनू चाहती थी कि थोड़ी देर वो और वहां पे रुक जाए और अमित की सेवा करे, पर उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी कि उसका वहां रुकना सही होगा या नहीं होगा आदि सोचने के बाद उसने अंत में फैसला लिया कि नहीं, उसे वहां से चला ही जाना चाहिए। निर्णय लिया, यानी फैसला लिया। चलने के लिए वह जैसे ही खड़ी हुई, अमित का चेहरा उदास हो गया। शायद वह भी यही चाहता था कि मीनू कुछ समय उसके पास बैठती, परंतु उसके अंदर इतना साहस कहाँ था कि वह उससे अपने पास बैठने के लिए कहता। अमित के उदास नेत्रों के वे भाव मीनू के हृदय में उतर गए। वह मीनू वहां और न ठहर सकी। जैसे ही अमित ने उसे जाते हुए देखा तो और उदास हो गया, क्योंकि शायद वो भी चाहता था वो रुके, लेकिन उसने जो गलती की थी उसका पछतावा उसे इतनी हिम्मत नहीं दे रहा था कि उससे अधिकार पूर्वक रुकने के लिए कहे। लेकिन उसके आंखों में जो भाव थे, जो उदासी था, वो मीनू के हृदय में उतर गए थे, मीनू के हृदय में बस गए थे। वो उन भावों को भूल नहीं पा रही थी, उन आंखों की दयनीयता को भूल नहीं पा रही थी। और इसके बाद मीनू वहां और नहीं रुक पाई, चली गई। तो बच्चों, आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। परीक्षा की तैयारी भी जारी रखिएगा।